हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं संविधान की प्रस्तावना। ठीक है। प्रस्तावना का सामान्य अर्थ है भूमिका या परिचय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संबंध उसके उद्देश्यों, लक्ष्यों, आदर्शों एवं उसके आधारभूत सिद्धांतों से है। संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया। कब किया था? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है। अब प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एकद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है। ये हो गई हमारी संविधान की प्रस्तावना। ठीक है। यदि हम इस प्रस्तावना का विश्लेषण करें तो पहली बात जो इसमें आती है वह क्या है? हम भारत के लोग। कहाँ हैं हम भारत के लोग? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग मतलब जो भी संविधान है, संविधान में जो कुछ भी है उसका जो पहला वाक्य है, जो पहली लाइन है, जो जिससे संविधान स्टार्ट होता है वो है भारत के लोगों के लिए। भारत के हम, भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, क्या क्या चाहते हैं हम? किसको? भारत को कैसा चाहते हैं? प्रभुत्व संपन्न समाजवादी चाहते हैं एक, पंथ निरपेक्ष, और क्या चाहते हैं? लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए। कितने हैं? 10 हैं ये। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज, कब हुआ था ये पारित? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। आत्मर्पित यानी कि अपने आप को समर्पित करते हैं। ठीक है। अपने आप को समर्पित करते हैं। इसका अर्थ क्या है? हम भारत के लोग जो है, इसका अर्थ क्या है? हम भारत के लोग का अर्थ है, यह प्रस्तावना भारतवर्ष के लोगों को एक संप्रभु शक्ति के रूप में घोषित करती है। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने भारतीय जनता की संप्रभुता पर सदैव बल दिया था। प्रस्तावना की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह भारत में एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की बात करती है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से है जहां भारत किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्णतः स्वतंत्र है। यानी कि किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्णतः स्वतंत्र है, किसी पर निर्भर नहीं है। कुछ आलोचकों का यह मत है कि कॉमनवेल्थ की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता प्रभावित हुई है, किंतु यह सच नहीं है। कॉमनवेल्थ की मूल स्थिति में अब काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। यह विशुद्ध रूप से एक ऐच्छिक संगठन है जिसके सदस्य स्वतंत्र एक संप्रभु राज्य हैं। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शामिल किए गए। कौन कौन से? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। ये दोनों कैसे किए गए? 42वें संविधान संशोधन हुआ, उसमें जोड़े गए। समाजवादी शब्द का प्रयोग संविधान में समाजवादी दर्शन को सम्मिलित करने के लिए किया गया है। पंथ निरपेक्षता का अर्थ धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव है, यानी कि धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा।
भारत में पंथ निरपेक्षता का आशय सर्वधर्म समभाव से है। लोकतंत्र से अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से है जहां सरकार जनता द्वारा निर्वाचित होती है तथा जो अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार क्या होगी? जैसे अभी किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। किसने चुनी है? जनता ने। तो वो अपने कार्य किसके लिए करेगी? जनता के लिए करेगी। इस उत्तरदायी होगी पूरी। अगर कहीं पे सड़क वगैरह टूट रही है, कुछ हो रहा है, तो उसका उत्तरदायी कौन है? ठीक है। इसके अनुसार एक निश्चित अंतराल के बाद निर्वाचन होते हैं तथा जनता को स्वतंत्रता पूर्वक तथा न्यायपूर्ण तरीके से मतदान का अधिकार प्राप्त है। इसका एक अर्थ यह भी है कि यहाँ विधि का शासन होगा। गणराज्य से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जहाँ राज्य के प्रमुख को निर्वाचन द्वारा पद प्राप्त होगा, आनुवंशिक आधार पर नहीं होगा। फिर आ जाते हैं प्रस्तावना का एक उद्देश्य यह भी है कि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो। जितने भी नागरिक हैं उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो। न्याय का सामान्य अर्थ यह है कि जहाँ किसी प्रकार का भेदभाव न हो तथा सबको उचित अधिकार प्राप्त हो। सामाजिक न्याय से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जहाँ जाति, मत, लिंग, जन्म स्थान, धर्म या भाषा आदि में से किसी आधार पर किसी के साथ भेदभाव न किया जाए तथा समाज में सभी को समान स्थान और अवसर प्राप्त हो। इसी प्रकार राजनीतिक न्याय से अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से है जहां सभी नागरिकों को समान रूप से मतदान का, चुनाव लड़ने का, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता को भी आदर्श रूप में शामिल किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि सभी नागरिकों को समान रूप से अपने धर्म का पालन करने अथवा विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त करने की छूट होगी। राज्य इन विषयों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक दूसरों की स्वतंत्रता अथवा अधिकार बाधित ना हो। प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का भी उल्लेख किया गया है। इससे अभिप्राय यह है कि सभी नागरिकों को अपनी प्रतिभा का पूर्ण उपयोग करने तथा बिना किसी बाधा के अपने व्यक्तित्व के विकास का समुचित अवसर प्राप्त होगा। प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने का भी उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ है कि भारत में बंधुता की भावना का आधार व्यक्ति की गरिमा होनी चाहिए, ना कि समाज में उसकी स्थिति। इसी प्रकार राष्ट्र की एकता और अखंडता का आधार भी बंधुता की भावना होनी चाहिए। प्रस्तावना का लक्ष्य क्या है? एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना है जहां जनता संप्रभु हो, शासन निर्वाचित और जनता के प्रति उत्तरदायी हो, शासन की सत्ता जनता के मूल अधिकारों से सीमित हो तथा जनता को अपने विकास का समुचित अवसर प्राप्त हो। यद्यपि वैधानिक रूप से प्रस्तावना न्यायालयों द्वारा लागू नहीं की जा सकती, तथापि यह संविधान के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या करने में उपयोगी सिद्ध हो सकती है तथा किंतु परंतु वाली स्थिति में यह पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करती है। प्रस्तावना में संशोधन हुए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस हुआ था एक, के मामले में सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया कि चूंकि प्रस्तावना भी संविधान का भाग है, अतः अनुच्छेद 368 के अंतर्गत इसमें संशोधन किया जा सकता है। अपीलार्थी की ओर से कहा गया कि अनुच्छेद 368 द्वारा प्रदत्त संशोधन की शक्ति सीमित है और प्रस्तावना स्वयं संशोधन की शक्ति पर परिसीमा आरोपित करती है। प्रस्तावना में संविधान का आधारभूत ढांचा निहित है जिसको संशोधन करके नष्ट नहीं किया जा सकता। यदि उनमें से कोई भी निकाल दिया जाए तो संवैधानिक ढांचा बिखर जाएगा। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से यह अभी निर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है। किंतु न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रस्तावना के उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता जो आधारभूत ढांचे से संबंधित है। ठीक है, तो इस केस में क्या किया गया? केशवानंद भारती के मामले में कहा गया कि क्या प्रस्तावना को संशोधन नहीं किया जा सकता और ये आधारभूत ढांचा है इसकी। ठीक है, एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं प्रस्तावना क्या है। संविधान की प्रस्तावना क्या है? आत्मा है एक तरीके की। संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना का सामान्य अर्थ भूमिका या परिचय होता है। 22 जनवरी 1947 को इसको पारित किया गया था।
इसके शुरुआत हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की गरिमा प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एकत्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, इसमें हम भारत के लोगों से मतलब है प्रस्तावना के भारत के वरिष्ठ लोगों को एक संप्रभु शक्ति के रूप में घोषित करता है। और 42वें संविधान में क्या जोड़ा गया था? समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। अब चलेंगे अगले अध्याय में, जो पढ़ेंगे अगले पार्ट में, संघ और इसके राज्य क्षेत्र। तब तक के लिए धन्यवाद।